गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के 6th पेपर को ले रही हूँ और इस संदर्भ में अपन लोग पिछले लास्ट टर्म से मॉर्टन कापलान का सिस्टम्स अप्रोच ले रहे थे, जिसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। आज अपन लोग उसकी आलोचना ले रहे हैं, उसकी क्रिटिसिज्म ले रहे हैं कि विद्वानों के द्वारा उसकी आलोचना किस आधार पर की गई। इसमें आप देखिए कि मॉर्टन कापलान के द्वारा जो 6 मॉडल्स बताए गए हैं, विद्वानों के द्वारा इनकी आलोचना इन बिंदुओं के आधार पर की जाती है। सबसे पहली जो आलोचना है वो ये है कि कापलान के जो मॉडल्स हैं दे आर क्वाइट लिमिटेड। कापलान्स मॉडल्स आर लिमिटेड, जिसमें कापलान ने जो मॉडल्स की जो क्रियाशीलता बतलाई है वो क्रियाशीलता आने वाले समय में हमें काफ़ी लिमिटेड फॉर्म में एक्टिव होती हुई दिखाई दी, जिसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि इसकी जो क्रियाशीलता थी वो काफ़ी सीमित थी। जैसे जो शक्ति संतुलन व्यवस्था के बारे में कापलान ने जो भविष्यवाणी की थी वो 1945 के बाद अव्यावहारिक हो गई। कापलान के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो क्या थी? वो ये थी कि शक्ति संतुलन व्यवस्था पहले शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में कन्वर्ट होगी, मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इन लूज बाइपोलर सिस्टम, और फिर कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाएगी। देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टाइट पोलर सिस्टम। 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो डेवलपमेंट्स हुए, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो कुछ कापलान के द्वारा व्यवस्थाओं के ट्रांसफॉर्मेशन में कही गई थी, उनके रूपांतरण के संदर्भ में कही गई थी, उनका जो स्वरूप परिवर्तित होगा उसके संदर्भ में कही गई थी, वो गलत साबित हुआ। फिर 50वें के दशक में हम ये कहें या अर्ली 50s, इन द बिगनिंग ऑफ अर्ली 50s में हम ये कहें कि थोड़ा सा दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था का आविर्भाव हुआ और बाद में यह शिथिल द्विध्रुवीय करण में और लास्ट में ये बहुध्रुवीय व्यवस्था में ट्रांसफॉर्म हो गया और आज वर्तमान समय में ये एक यूनिपोलर मॉडल के रूप में कन्वर्ट हो गया है, एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो गया है, जिसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 1678 की जो वेस्टफालिया की संधि थी, तब से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति तक बहुध्रुवीय व्यवस्था ही राज्यों के बीच संबंधों को निर्धारित करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के पश्चात द्विध्रुवीय व्यवस्था जो अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा संचालित थी वो अस्तित्व में आई, लेकिन 1989, 1991 तक बहुध्रुवीय व्यवस्था ने स्थान ले लिया और 1990-91 के बाद से जब सोवियत संघ का पतन हो गया, जब यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का डिक्लाइन हो गया, यूएसएसआर के फॉर्म में हमें उसका पतन देखने को मिला, तब हमें एक ध्रुवीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। यूनिपोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो मोर और लेस स्टिल टुडे इट इज प्रिवेलिंग, जो कमोबेश रूप में वर्तमान समय तक चल रही है। इस संदर्भ में कैनेथ एंड वॉल्ट्स का ये कहना है कि द्विध्रुवीय व्यवस्था आंतरिक रूप से बहुध्रुवीय व्यवस्था से ज़्यादा स्थिर होती है और स्थिर थी भी, क्योंकि दो महाशक्तियों के अस्तित्व के कारण किसी भी प्रकार का जो मिसपरसेप्शन है, जो कन्फ्यूजन है, जो अनसर्टेनिटी है, उसकी संभावना कम हो जाती है। दूसरी जो क्रिटिसिज्म मॉर्टन कापलान के इस सिस्टम्स अप्रोच के संदर्भ में की जाती है वो ये है कि मॉर्टन के जो 4 लास्ट के मॉडल्स हैं दे आर
absolutely impractical. They don't have any kind of practicality in future, in past or in anywhere, जिसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं impracticability of 4 hypothetical models of Kaplan. वर्तमान की जो अंतरराष्ट्रीय अंतर्निर्भर व्यवस्था है उसमें काप्लान का जो हायरार्किकल सिस्टम है, जो पद सोपानीय व्यवस्था है, जो इकाई निषेधाधिकार की व्यवस्था है, जो वीटो सिस्टम है, जो सार्वभौमिक व्यवस्था है, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था है, ये सारे के सारे मॉडल्स पूर्ण रूप से अव्यावहारिक हैं. दे ऑल आर प्रूव्ड इम्प्रैक्टिकल एब्सोल्युटली, जिसको हम जोसेफ नाई, हेनरी किसिंजर और गेडिस की दृष्टि में ये कह सकते हैं कि वर्तमान का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम है, वर्तमान की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, खासकर 11 सितंबर 2011 को अमेरिका पर जो बर्बरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ, उसके हमले के पश्चात काप्लान के ये सारे के सारे जो चारों मॉडल्स हैं वो निरर्थक हो गए, वो यूजलेस हो गए, वो मीनिंगलेस हो गए. नवीन जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां उभर करके आई हैं आज इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के सामने, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के सामने, जैसे आतंकवाद की समस्या है, पर्यावरण असंतुलन की समस्या है, बढ़ती हुई शरणार्थी की समस्या है, मानवाधिकारों के हनन की समस्या है. इन सब के परिणाम स्वरूप अमेरिका जैसा एकमात्र महाशक्ति वाला राष्ट्र भी आज छोटे बड़े देशों के सहयोग के ऊपर निर्भर है. आज अमेरिका यदि ये सोचे कि वो एक यूनिपोलर पावर है और वो ये सोचे कि वो किसी भी तरीके से विश्व को हाँक सकता है, दैट इज़ इम्पॉसिबल. नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रिय भूमिका की जरूरत है, लेकिन राष्ट्रों के अपने अपने स्वार्थों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ उस प्रकार की सार्थक भूमिका नहीं निभा पा रहा जिस प्रकार की परिकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय की गई थी. सार्वभौमिक संगठन के संदर्भ में काप्लान के द्वारा व्यक्त किया गया था. इसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बढ़ता विरोध, उभरती हुई भारत और चीन जैसी शक्तियां, साउथ कोरिया, जापान ने पद सोपानीय मॉडल को अव्यावहारिक एवं काल्पनिक करार दे दिया है. इसी प्रकार से जहां तक वो वीटो पावर सिस्टम की बात कर रहा है और सभी राष्ट्रों या इकाइयों के पास एक दूसरे को नष्ट करने की शक्तियां हैं, एक दूसरे की शक्ति को निषेध करने का प्रश्न है, काप्लान का ये मॉडल भी इम्प्रैक्टिकल है, वास्तविकता से परे है. वर्तमान 21वीं सदी में नरसंहार के जो विनाशकारी हथियार हैं, ये संपूर्ण मानवता के लिए अभिशाप हैं. इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सक्रिय हैं कि किस प्रकार से इस दुनिया को न्यूक्लियर पावर फ्री वर्ल्ड के रूप में सुनिश्चित किया जा सके, मीन्स परमाणु स्वतंत्र विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए. जैसे मिडिल ईस्ट में परमाणु मुद्दे पर ईरान के दृष्टिकोण को लेकर के यूएनओ में ये प्रस्ताव किया गया कि ईरान के प्रस्तावित परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रयास विश्व स्तर पर किए जाने चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र में बढ़ते हुए परमाणु खतरे को रोका जा सके. ओवरऑल हम मॉर्टन काप्लान सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में हम 2-4 चीज़ें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो देख रहे हैं. वो ये है कि कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो काप्लान के जो ये 6 मॉडल्स हैं वो वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की व्याख्या करने में असमर्थ हैं. जैसे नंबर 1, आज द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो चुकी है
अंत हो चुका है इसका। अब द्विध्रुवीय व्यवस्था किसी भी रूप में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि आज ग्लोबलाइजेशन के इरा में, आज वैश्वीकरण के दौर में वर्तमान की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो विश्व अर्थव्यवस्था के कारण, वो ग्लोबल इकोनॉमी के कारण, या ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के कारण स्वाभाविक रूप में इंटरडिपेंडेंट होती जा रही है, अंतर्निर्भर होती जा रही है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि काप्लान का कोई भी मॉडल नवीन चुनौतियां जैसे आतंकवाद, नरसंहार के विनाशकारी हथियार का सामना करने हेतु कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करता। आखिरी बात, संचार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व क्रांति हुई है उससे बदलते विश्व व्यवस्था के स्वरूप, ढांचे, उद्देश्यों तथा प्रभावों को समझने में काप्लान के मॉडल कोई महत्व नहीं रखते हैं। थैंक यू।